नमस्कार दोस्तों। प्रकाश एक्सप्लेन्स की इस ऐतिहासिक और बेहद खास मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि हमारे और आपके वजूद की कहानी है। आज हम जानेंगे राजपूताना से आधुनिक राजस्थान बनने की उस गौरवशाली महायात्रा के बारे में, जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि जिस राजस्थान को आज हम एक अखंड राज्य के रूप में देखते हैं, उसे एक सूत्र में पिरोने का काम कोई 1 या 2 दिन का नहीं था। यह एक बहुत ही जटिल, कूटनीतिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसमें पूरे 8 वर्ष, 7 महीने और 14 दिन का लंबा समय लगा था। आज के इस वीडियो में हम इसी महायात्रा के एक-एक चरण को गहराई से समझेंगे। आज़ादी के समय जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, तब हमारा राजपूताना आज के जैसा बिल्कुल नहीं था। यह छोटे बड़े कई हिस्सों में बंटा हुआ था। उस समय राजपूताना में कुल 19 देशी रियासतें हुआ करती थीं। इनमें मेवाड़, मारवाड़ यानी जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसी बहुत ही विशाल और शक्तिशाली रियासतें शामिल थीं, जिनका अपना सदियों पुराना इतिहास था। रियासतों के अलावा उस समय 3 ठिकाने भी थे: नीमराणा जो अलवर में था, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था और लावा जो टोंक में था। ठिकाने रियासतों से छोटे होते थे और उनके शासकों को राव या ठाकुर कहा जाता था। इन सब के अलावा एक सीधा ब्रिटिश प्रशासन वाला केंद्र शासित प्रदेश भी था, जिसे अजमेर मेरवाड़ा कहा जाता था। यहाँ अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था। सोचिए, इतने सारे अलग अलग राजाओं और प्रशासकों को एक साथ एक ही राज्य में मिलाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाने का बीड़ा उठाया रियासती विभाग ने। इस विभाग का विधिवत गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष बनाए गए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके सचिव थे बेहद ही चतुर कूटनीतिजीवी पी मेनन। रियासती विभाग ने एक बहुत ही कठोर नियम बना दिया था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद केवल वही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं जिनकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। जब यह पैमाना लागू किया गया तो पूरे राजपूताना में से केवल 4 रियासतें ही इस पर खरी उतरीं। वे 4 रियासतें थीं: मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर। बाकी सभी 15 रियासतों को किसी न किसी के साथ मिलकर एक बड़े संघ का निर्माण करना ही था। यहीं से शुरू होता है एकीकरण का प्रथम चरण, जिसे मत्स्य संघ का नाम दिया गया। यह 18 मार्च 1948 को अस्तित्व में आया। इसके पीछे भी एक कहानी है। दिल्ली के पास होने के कारण अलवर और भरतपुर में उस समय काफी सांप्रदायिक तनाव था। इसलिए भारत सरकार ने सबसे पहले इन्हीं रियासतों का एकीकरण करने का फैसला किया। इसमें 4 रियासतें शामिल हुईं: अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। साथ ही नीमराणा ठिकाने को भी इसमें मिला लिया गया। परीक्षाओं के लिए आप इसे अंग्रेजी के अक्षरों ABCD की ट्रिक से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इस संघ का नामकरण प्रसिद्ध साहित्यकार और नेता के M मुंशी के ऐतिहासिक सुझाव पर किया गया था। उन्होंने महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की याद में इसका नाम मत्स्य संघ रखा। इसमें अलवर को राजधानी बनाया गया और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख नियुक्त किया गया। मत्स्य संघ बनने के ठीक 7 दिन बाद ही द्वितीय चरण पूरा हुआ, जिसे पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ कहा गया। यह 25 मार्च 1948 को बना। हाड़ौती, वागड़ और आसपास की छोटी रियासतों ने महसूस किया कि वे अकेले दम पर विकास नहीं कर पाएंगी, इसलिए 9 रियासतों ने मिलकर यह संघ बनाया। ये रियासतें थीं: बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। इसके साथ कुशलगढ़ ठिकाने को भी मिलाया गया। इसे याद रखने की एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए: बाबू झाद्दू कीको प्रसाटो। इस चरण में कोटा सबसे बड़ी रियासत थी, इसलिए कोटा को ही राजधानी बनाया गया और कोटा के महाराव भीम सिंह इसके राज प्रमुख बने। वहीं शाहपुरा के श्री गोकुल लाल असावा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। अब बारी थी एक बड़े बदलाव की। तृतीय चरण, जिसे संयुक्त राजस्थान कहा गया,
18 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। राजपूताना की सबसे प्राचीन और गौरवशाली रियासत मेवाड़ यानी उदयपुर ने अब पूर्व राजस्थान संघ में विलय का निर्णय लिया। मेवाड़ का इतिहास में एक बहुत ही ऊंचा और सम्मानजनक स्थान था, इसलिए जब मेवाड़ का विलय हुआ तो स्वाभाविक रूप से राजधानी भी उदयपुर को ही बनाया गया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाराणा भूपाल सिंह पूरे एकीकरण के दौरान एकमात्र ऐसे शासक थे जो दिव्यांग थे, लेकिन उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा था। मेवाड़ के ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी श्री माणिक्य लाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। यह चरण इतना महत्वपूर्ण था कि इसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उदयपुर पधारे थे। इसके बाद आता है एकीकरण का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, चतुर्थ चरण यानी वृहत राजस्थान। यह ऐतिहासिक दिन था 30 मार्च 1949। अभी तक बड़ी रियासतें एकीकरण से बाहर थीं, लेकिन सरदार पटेल की मेहनत रंग लाई। संयुक्त राजस्थान में राजपूताना की 4 सबसे बड़ी रियासतों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ने विलय का फैसला किया। आप इन्हें JJJB से याद रख सकते हैं। इसके साथ ही लावा ठिकाने का भी विलय हुआ। चूंकि इस दिन राजस्थान का लगभग पूरा भौगोलिक स्वरूप बन चुका था, इसीलिए 30 मार्च को हम हर साल राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस चरण में विवाद से बचने के लिए पी सत्यनारायण राव समिति बनाई गई, जिसने जयपुर को राजधानी बनाया, जोधपुर को हाईकोर्ट दिया और बीकानेर को शिक्षा विभाग सौंपा। महाराणा भूपाल सिंह के सम्मान को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से महाराज प्रमुख का एक नया आजीवन पद बनाया गया और जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। 5वां चरण संयुक्त वृहत राजस्थान के नाम से जाना जाता है, जो 15 मई 1949 को पूरा हुआ। आपको याद होगा कि पहले चरण में मत्स्य संघ बना था, लेकिन वह अभी तक अलग ही काम कर रहा था। अब समय आ गया था कि उसे भी मुख्य राजस्थान में मिला लिया जाए, लेकिन एक पेंच था। भरतपुर और धौलपुर की रियासतें उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती थीं और वहाँ की जनता भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलने पर विचार कर रही थी। इसके लिए भारत सरकार ने शंकरराव देव समिति का गठन किया। इस समिति ने जनता के बीच जाकर जनमत संग्रह करवाया और अंततः जनता की राय के आधार पर पूरे मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में पूर्णतः मिला लिया गया। इस विलय के बाद भी प्रशासनिक निरंतरता बनी रही। राजधानी जयपुर ही रही और श्री हीरालाल शास्त्री प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। छठा चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को बना। यह वह ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन इस पूरे भौगोलिक भूभाग को पहली बार आधिकारिक और संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम की स्वीकृति मिली थी। इसी चरण में सिरोही रियासत का भी राजस्थान में विलय हुआ, लेकिन यह विलय बहुत ही विवादित रहा। भारत सरकार ने सिरोही के आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को, जिनमें कुल निवासी गांव आते थे, बॉम्बे प्रांत यानी आज के गुजरात में मिला दिया था। आबू एक बेहतरीन हिल स्टेशन था और गुजराती नेता उसे अपने राज्य में चाहते थे, लेकिन राजस्थान की जनता और विशेषकर प्रजामंडल के नेता गोकुल भाई भट्ट ने इसका भारी विरोध किया। राजस्थानियों का मानना था कि गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान अधूरा है, इसलिए आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में ही रहना चाहिए। यह विरोध कई सालों तक चलता रहा। अंततः वह दिन आ ही गया जब एकीकरण का अंतिम और 7वां चरण पूरा हुआ। यह दिन था 1 नवंबर 1956 और इसे आधुनिक राजस्थान का नाम दिया गया। पूरे देश में राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग बनाया गया था। इस आयोग की अंतिम सिफारिशों पर राजस्थान को अपना आज का वर्तमान स्वरूप मिला। सबसे पहले सीधे ब्रिटिश नियंत्रण वाले अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान का हिस्सा बनाया गया। इसके बाद राजस्थानियों की भारी मांग को मानते हुए बॉम्बे प्रांत से आबू और देलवाड़ा को वापस लेकर राजस्थान में मिलाया गया। इसके अलावा सीमाओं को दुरुस्त करने के लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा क्षेत्र
राजस्थान के झालावाड़ में मिलाया गया और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। इसी के साथ भौगोलिक एकीकरण की यह महायात्रा पूरी हुई। ये तो थे एकीकरण के 7 चरण, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की जो कहानियां हैं वे किसी भी फिल्म से ज़्यादा रोमांचक हैं। चलिए बात करते हैं एकीकरण के पीछे छिपे सबसे बड़े ड्रामे की, जिसे जोधपुर ड्रामा कहा जाता है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना जानते थे कि अगर जोधपुर पाकिस्तान में मिल गया तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को कराची बंदरगाह के इस्तेमाल और मनचाही शर्तों के लिए एक हस्ताक्षर किया हुआ खाली कागज पेश किया था। युवा महाराजा एक पल के लिए इस लालच में आ गए थे, लेकिन वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने कूटनीति से काम लिया। एक बैठक के दौरान भारी दबाव में आकर महाराजा हनुमंत सिंह इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने वीपी मेनन पर अपनी पिस्तौल तक तान दी थी। लेकिन अंततः देशभक्ति की जीत हुई और 10 अगस्त 1947 को महाराजा ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दी। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह का स्वाभिमान देखिए, जो पूरे राजपूताना के लिए एक मिसाल था। जिन्ना ने भोपाल के नवाब के माध्यम से मेवाड़ को भी पाकिस्तान में मिलने का भारी प्रलोभन दिया था, लेकिन महाराणा ने बिना एक पल गंवाए कड़क आवाज में जो ऐतिहासिक जवाब दिया वह आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने कहा, मेरे पूर्वजों ने मेरा रास्ता 1300 साल पहले ही तय कर दिया था। यदि वे कभी पीछे नहीं हटे तो मैं कैसे हट सकता हूँ। महाराणा ने स्पष्ट कर दिया कि मेवाड़ का गौरव, उसका भविष्य और उसका सम्मान केवल और केवल भारत संघ यानी इंडियन यूनियन के साथ ही सुरक्षित है। उनका यह कथन बाप्पा रावल और महाराणा प्रताप की महान विरासत का जीता जागता प्रमाण था। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सदियों से राज कर रहे इन राजाओं के लिए अपनी सत्ता त्यागना कोई आसान काम नहीं था। कई पीढ़ियों से चली आ रही रियासत को एक पल में भारत सरकार को सौंप देना एक बहुत बड़ा भावनात्मक आघात था। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बांसवाड़ा में देखने को मिला। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह जब अपने राज्य के विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑन एफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भारी मन और कांपते हाथों से हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु परवाने पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। उनका यह कथन राजपूताना के उन सभी शासकों के भारी व्यक्तिगत और राजनीतिक बलिदान को दर्शाता है जो उन्होंने आज के अखंड भारत के निर्माण के लिए खाहुशी खाहुशी दे दिया। इस महायात्रा को समझने के बाद चलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं जिनका आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी तो वह मेवाड़ थी, जिसे गुहिल वंश ने 565 ईस्वी में स्थापित किया था। अगर आकार की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ यानी जोधपुर थी, जबकि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। क्या आप जानते हैं कि सबसे नवीन यानी सबसे नई रियासत कौन सी थी? वह थी झालावाड़, जिसे 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने खुद अपने हाथों से बनाया था। और अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से सबसे छोटी रियासत की बात करें तो वह शाहपुरा रियासत थी। ये तथ्य अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। इस पूरी एकीकरण प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने में 3 समितियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। पहली थी पी, सत्यनारायण राव समिति। जब बड़ी रियासतों का विलय हुआ तो राजधानी और सरकारी विभागों को लेकर भारी खींचतान मची थी। इसी समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया और जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर को महत्वपूर्ण विभाग देकर शांत किया गया। दूसरी थी शंकर राव देव समिति, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही भाषाई विवाद को सुलझाते हुए मत्स्य संघ का पूरी तरह से विलय किया गया। और तीसरी सबसे अहम थी फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी सिफारिश पर ही अजमेर और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में वापस लाकर इसके अंतिम स्वरूप को
1956 में मुकम्मल किया गया। 1 नवंबर 1956 का दिन सिर्फ भौगोलिक एकीकरण का दिन नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक परिवर्तन का भी दिन था। इस दिन हमारे संविधान में 7वां संशोधन लागू हुआ। इस संशोधन के तहत सदियों से चले आ रहे राजशाही के प्रतीकों को बदल दिया गया। राज प्रमुख और महाराज प्रमुख जैसे शाही पदों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इन पदों की जगह अब राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल का एक नया और पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद सृजित किया गया। 1 नवंबर 1956 को श्री गुरुमुख निहाल सिंह ने आधुनिक राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इसी दिन से राजपूताना पूरी तरह से एक आधुनिक और लोकतांत्रिक राज्य राजस्थान में परिवर्तित हो गया, जहां शासन किसी राजा का नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार का था। चलिए एक बार फिर से इन सभी 7 चरणों की महत्वपूर्ण तिथियों को एक नज़र में अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, ताकि परीक्षा में कोई भी गलती ना हो। पहला चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान ठीक एक हफ्ते बाद 25 मार्च 1948। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। चौथा और सबसे अहम वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, जिसे हम राजस्थान दिवस कहते हैं। पांचवा चरण संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949। छठा चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 यानी गणतंत्र दिवस के दिन। और आखिरी 7वां चरण आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956। इस क्रोनोलॉजी को अगर आप इसी तरह याद रखेंगे तो कोई भी सवाल आपसे छूट नहीं पाएगा। इतना सब कुछ विस्तार से समझने के बाद चलिए अब अपना ज्ञान परखते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है, एकीकरण के समय किस भावुक शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? आपके विकल्प हैं ए महाराणा भूपाल सिंह, बी महाराजा हनवंत सिंह, सी महारावल चंद्रवीर सिंह या डी महाराव भीम सिंह। सोचिए। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। उन्होंने ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह पीड़ादायक लेकिन ऐतिहासिक वाक्य कहा था। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में पूर्ण विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? विकल्प हैं ए पी सत्यनारायण राव समिति, बी शंकर राव देव समिति, सी फजल अली आयोग या डी के एम मुंशी समिति। याद कीजिए मैंने आपको जनता के जनमत संग्रह के बारे में क्या बताया था। जी हाँ, आपका जवाब एकदम सटीक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी शंकर राव देव समिति, जिसने भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानकर विलय का मार्ग प्रशस्त किया था। तो दोस्तों, 19 देशी रियासतों के उन महान शासकों का त्याग, 3 ठिकानों का विलय और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस अचूक कूटनीति का ही यह परिणाम है कि आज हम गर्व से कहते हैं कि हम राजस्थान के निवासी हैं। यह अखंड और सुदृढ़ राजस्थान हमें कोई तोहफे में नहीं मिला, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक और वैचारिक तपस्या छिपी है। अगर आपको इतिहास की यह गहराइयों से भरी मास्टर क्लास पसंद आई हो और यह आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और सभी स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करें और ऐसे ही शानदार एजुकेशनल कंटेंट के लिए प्रकाश एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने राज्य के गौरवशाली इतिहास को कभी न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।